गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। और मैं प्रदीप चतुर्वेदी एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेके, जिसका नाम है बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम इसके नाम को थोड़ा खोलेंगे, इसके बारे में जानेंगे, फिर हम बताएंगे आपको बीईसी। जैसे हम इसका नाम देख रहे हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें दो वैज्ञानिकों प्रमुख योगदान इसमें अगर है तो भारत के कोलकाता के रहने वाले महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस जी का, जिनके दिमाग की ये उपज थी। और इन्होंने अपनी इस दिमाग की उपज को यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को रिसर्च पेपर में लिखकर तात्कालिक परिस्थितियां जो कि 1924 में निर्मित थी, उस समय भारत पे ब्रिटिश शासन का राज था, पब्लिश करने के लिए दिया, लेकिन वो भारत में पब्लिश नहीं हुआ। इन्होंने इस अपने रिसर्च पेपर को एक लेख के साथ भेज दिया अल्बर्ट आइंस्टीन जी के पास। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने इस लेख को बहुत सीरियस लिया और उन्होंने इसे बोस जी के नाम से ही पब्लिश भी कराया। ये एक नई खोज जो कि आज हम बोस जी के नाम से पढ़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बोस और फिर आइंस्टीन ने इस पे काम किया। दोनों के नाम के कारण इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है टेम्परेचर को कम करना यानी कि संघनन, घना करना। इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा में एक शब्द आता है बोसोन। तो हम पहले बोसोन को जान लेते हैं कि बोसोन क्या है। इसका नाम भी बोस जी के नाम पे ही पड़ा है। बोसोन क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं किसी भी परमाणु की संरचना बनाऊं तो परमाणु के बीच में प्रोटॉन और नाभिक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी बगल की कक्षा यानी चारों ओर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये तीन मेन पार्टिकल एक एटम में होते हैं। अगर किसी एटम में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी P + N + E, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की संख्या को जोड़ें, उसका योग अगर एक इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, तो वो कहलाता है बोसोन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। सोडियम को भी हम बीईसी में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है 11, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 12 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 11। तीनों को जोड़ने पे 34, जो कि एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। ये कहलाता है, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कौन? बोसोन। हम बात कर रहे हैं इनकी। केवल और केवल ये जो बोसोन है, इनको ही बीईसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोसोन के अलावा जैसे फर्मियोन है, इनको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। बीईसी अचीव करता है केवल और केवल बोसोन। ये था बोसोन। और अब हम परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि बोसोन क्या करते हैं। चलिए देख लेते हैं बोस जी के इस अच्छी खोज को। जब किसी पदार्थ यानी कि बोसोन की कम घनत्व वाली गैस को, यानी कि हम क्या करते हैं, बोसोन की पहले गैस बनाते हैं। जैसे कि मैं देखूं ये सॉलिड है, इसको हम गर्म करेंगे तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा काय में? लिक्विड में। ये लिक्विड हो गया और लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर देके गैस में। ये गैस बन गई। ये क्या हो गई? गैस। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब किसी पदार्थ की कम घनत्व वाली गैस को, अभी तो इसका घनत्व सामान्य है, कम घनत्व नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे? घनत्व कम कर देंगे। घनत्व कम यानी कि डेंसिटी को कम कर देंगे। कितना? 1,00,000 गुना तक कम कर देंगे। 1,00,000 गुना। यानी कि अगर इसमें यहाँ पे 10 लाख पार्टिकल थे, कितने पार्टिकल थे? 10 लाख। तो जब हम कम करेंगे तो इसमें केवल और केवल 10 पार्टिकल ही बचेंगे। केवल और केवल 10। 1,00,000 गुना तक हम इसकी डेंसिटी को कम कर देंगे। जब इतना कम डेंसिटी हो जाएगी तो इनके कणों की आपस में टक्कर बहुत ही कम हो जाएगी। क्यों? इसको डेंसिटी क्यों कम करना जरूरी है? इसलिए क्योंकि जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें क्या करना है? इसको ठंडा, आगे चल के इसको हमें ठंडा करना है। अगर हम इसकी डेंसिटी कम नहीं करेंगे और इसको ठंडा करेंगे तो ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी गैस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट होना है तो उसके 3 कणों की टक्कर एक साथ होना जरूरी है। यानी कि जब तक इस गैस के 3 कण आपस में एक ही समय पे नहीं टकराएंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इसकी डेंसिटी को कम कर दिया जाए, डेंसिटी कम हो गई, पहले 10 लाख थे, अब केवल 10 ही बचे हैं। ऐसी कंडीशन में
ये कण आपस में टकराने की संभावना कम हो जाती है। अगर दो कण आपस में कभी टकरा भी जाते हैं तो ठीक है, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तीन कणों के आपस में एक साथ टकराने की संभावना तो पूरी शून्य ही हो जाती है। सो इसलिए इसकी डेंसिटी को कम करते हैं। कम डेंसिटी करने के बाद इसका टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन तक हम पहुंचा देते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है, इनका जो मोमेंटम है, इनकी जो गति है वो कम हो जाती है, यानी कि इसके साथ साथ इनकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। ये अलग अलग ऊर्जाओं में अगर थे तो इनकी ऊर्जा भी कम हो जाती है और एक ही स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि अब ये जो सारे एटम हैं ये अपना स्वयं का नेचर खो देंगे और एक सुपर एटम की तरह बिहेव करेंगे, सुपर एटम की तरह। यानी पहले ये अलग अलग थे, जब ये एक साथ आते हैं इनका ऊर्जा स्तर एक जैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर मैं इसको एक ही ऊर्जा पे 10 को कर दूं, यहाँ सारे एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। तो इस स्थिति में ये एक इंडिविजुअल एटम का अस्तित्व खो देते हैं और एक बड़ा मेगा एटम यानी कि सुपर एटम, इसको बोलते हैं सुपर एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसी सुपर एटम की अवस्था को बोलते हैं BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर से मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूं कि जब किसी बोसोन यानी जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को जोड़ने पे सम संख्या प्राप्त होती है, वो हो गया बोसोन। ऐसे कणों की, ऐसे परमाणुओं की घनत्व, कम घनत्व वाली गैस को हमने उस गैस को लिया, उसके डेंसिटी को कम किया और फिर इसको -273 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज कर दिया। ऐसे में ये जो कण हैं, ये जो परमाणु हैं, ये अपना स्वयं का अस्तित्व खो देते हैं और एक साथ एक एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। ये केवल बोसोन का गुण है, एक साथ एक एनर्जी लेवल पे आना। बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्वेलसी रखते हैं, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, एक जैसे नहीं चल पाते। लेकिन ये बोसोन का ही ये गुण है कि अगर उसको एक स्टेट में आप लाना चाहें, एक एनर्जी स्टेट में, तो वो आ सकते हैं। इसीलिए बोस जी ने इस बोसोन कणों की कंडीशन रखी कि केवल बोसोन ही BEC में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये एक डिस्कशन था हमारा जिसमें हमने समझा बोसोन को। थोड़ा सा मैं आपको क्वांटम फिजिक्स की ओर ले जाता हूं। अगर आप समझने का थोड़ा सा और जुड़ेंगे तो प्रयास करेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। होता क्या है, हम इसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन समझते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि संसार, इस वर्ल्ड का कोई भी पार्टिकल यानी कि कण, कोई कण एक कण के साथ साथ तरंग जैसा व्यवहार भी रखता है। तो हमें वेव को बना देते हैं यहाँ, ये वेव। मान लीजिए कोई कण है जो हमको दिखाई देता है कि सीधा आ रहा है, एक्चुअली में वो ऐसा भी चलता है और एक कण की तरंग की तरह भी चलता है, ऐसे। तो ये इक्वेशन है ये बताने के लिए कि हर एक कण के साथ साथ तरंग का नेचर भी रखता है। अब तरंग की बात करें तो तरंग में क्या होता है, आपने वेव्स देखी होंगी, ऐसी वही वेव्स हैं ये। कोई भी लाइट है वो ऐसे ही आती है, हमको सीधी दिखाई देती है आते हुए, लेकिन वो तरंग के रूप में ही आती है। इन्होंने कहा कि लाइट की जो किरण है वो, और उसके साथ साथ कोई अगर कण भी है तो वो सीधा आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो भी, उसका भी मूवमेंट कैसे होता है, एक तरंग की तरह। सो इस तरंग का अगर ये देखें कि इस तरंग की अगर हमें लंबाई पता करना हो, तरंग की लंबाई यानी कि वेव लेंथ, सो ये कहलाते हैं क्रेस्ट, इसके ऊंचे उठे हुए भाग, इसको बोलते हैं श्रृंग। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। चाहे आप इसकी ले लें या फिर ट्रॉफ की ले लें यानी कि गर्त की, सो इसके बीच की दूरी भी कहलाएगी वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो वेवलेंथ है हर एक पार्टिकल की अलग अलग होती है। कैसे? जैसे हमने गैस में देखा था, बहुत 10 पार्टिकल बचे थे और उन 10 पार्टिकल्स की एनर्जी भी सबकी अलग अलग थी। सो अगर कोई कण या वेव जो है वो गति कर रहा है और उसकी गति कैसी है, अधिक, गति कैसी है, तेज है, यानी कि मोमेंटम उसका क्या है, तेज, सो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। क्यों? जब गति स्पीड से करता है तो उसकी वेवलेंथ ऐसे होती है, यानी कि इसके बीच की दूरी कम हो गई, ये कम हो गई। सो अगर किसी कण की मोमेंटम यानी गति तेज है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, और अगर किसी कण की गति कम है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा।
यानी अगर इसके कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ यानी इन दोनों के बीच की दूरी अधिक है, इसका मतलब ये है कि ये कण मूव कर रहा है धीरे धीरे, इसके बीच की जो दूरी है वो कम है, तो यानी कि ये कर रहा है बहुत ही तेजी से। सो वेवलेंथ यानी इससे पता चल सकता है कि किसी कण का मोमेंटम कितना है। अगर वेवलेंथ कम है तो मोमेंटम अधिक है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो मोमेंटम कम है। ये तो हो गया। अब होता क्या है कि जब हम इसको फ्रीज करते हैं, इसके टेम्परेचर को कम करते हैं, तो ये जो अलग अलग एनर्जी के सारे थे अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार चल रहे थे, जा रहे थे, इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी अलग अलग थी सबकी। सो हम जैसे जैसे फ्रीज करते हैं ये सब हो जाते हैं आलसी, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं और एक सामूहिक रूप से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस करके एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि पहले इनकी एनर्जी और मोमेंटम अलग अलग था, लेकिन फ्रीज कर दिया तो इनकी एनर्जी और मोमेंटम कैसा हो गया, एक जैसा, और एक जैसा होने से इनकी वेवलेंथ भी हो जाती है एक जैसी, सभी एक ही वेव जैसे दिखाई देते हैं, सभी की वेवलेंथ समान हो जाती है। ऐसे में ये जो हाइट है, ये आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा कि पहले इनका अलग अलग था तो अलग अलग वेव्स दिख रही थी, ये जो वेवलेंथ है अलग अलग दिख रही थी, लेकिन अब आपको एक ये बड़ा ये दिख रहा होगा ऐसा। सो इनकी जो वेवलेंथ है सब एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, यानी कि ये अपना अलग अलग जो नेचर थे, अलग अलग नेचर था, एनर्जी अलग अलग थी, उसको खो देते हैं और सब मिलके एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं और एनर्जी लेवल इसका अब जो है वो ऊपर सब डाउन होके सारे एक जैसे एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। ये जो क्वालिटी है ये केवल और केवल किसकी है, बोसॉन की। इसलिए केवल बोसॉन ही इस स्टेट को अचीव कर पाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि 1995 में इस स्टेट को अचीव किया दो वैज्ञानिकों ने, और उन वैज्ञानिकों ने 1995 में इसको अचीव किया था। फिर एक और महान वैज्ञानिक जिन्होंने इसको बाद में अचीव किया, और तीनों को 2001 में इससे संबंधित नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ है। यानी कि हम पृथ्वी पे इनको अचीव कर चुके हैं, इस स्टेट को अचीव कर चुके हैं। और पहले हमने किया था रुबिडियम को दो वैज्ञानिकों ने, और फिर किया था एक और वैज्ञानिक ने सोडियम को। सो ये हम अचीव कर चुके हैं। आई होप आपको BEC क्लियर हो गई होगी। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है, आपको ऐसा सुनने में लगा हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए